हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 233 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 234 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा, उसे आपने कैसे लिखा और आपको उसे किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न है कार्य संस्कृत किसी भी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आपका प्रश्न है कार्य संस्कृत किसी भी संगठन की प्रगति या अवसान में सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। ये एक अच्छी कार्य संस्कृत की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपने लिखा है किसी भी संगठन की कार्य संस्कृत अर्थात उनकी कार्यों की गुणवत्ता व कुशलता से संबंधित है। उनकी कार्य निष्पादन शैली ही उस संगठन के अवसान वह प्रगति होने का निर्णय करती है, क्योंकि लोग इसी से उस संगठन की ओर जुड़ने में सक्षम होते हैं। यद्यपि किसी भी संगठन संस्था की कार्य संस्कृति की विशेषताएं निम्न रूप से देख सकते हैं: कर्मचारियों की क्षमताओं पर भरोसा, योग्य लोगों का चुनाव, अपने उद्देश्यों के प्रति परिणामोन्मुख होना, जनहित पर ध्यान, नवाचार को अपनाने के प्रति सहज, विवेकाधिकार से कर्मचारियों को निर्णय का अधिकार, विशेषाधिकार का अधिकार, अधीनस्थ के कर्मचारियों को दायित्व का बोध, सामूहिकता की भावना, सहयोग एवं प्रेरणा से प्रगति। हाल के न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के संदर्भ में किसी भी संगठन संस्था की कार्य संस्कृति का एक अहम रोल होगा। आपने तो कुछ लिखा ही नहीं, इसमें तो बस फ्रेम आपने उतार दिया। ऐसा थोड़ा ना आपको लिखना है। देखिए, इसमें आपसे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आपसे पूछा है कार्य संस्कृति किसी भी संगठन की प्रगति अवसान का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो आपने सामान्य तौर पर पहले बता दिया कार्य संस्कृति क्या है। एक अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो आपने विशेषताएं बता दी, लेकिन इस पर अपना दृष्टिकोण भी तो दें कि आपका दृष्टिकोण क्या है एक अच्छी कार्य संस्कृति को लेकर। और अपना दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? अपना दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने के लिए उस सिविल सर्वेंट में कैसी अप्रोच होगी, कैसे वो अपने अधीनस्थ को अपने समतुल्य मानेगा और उन अधीनस्थ को कैसे परसुएट करके अपने वर्क कल्चर को इफिशिएंटली इम्प्रूव करेगा। क्लियर? ये चीज़ें आपको यहाँ बताना है। सिंपल सी बात है, आपको बिजनेस तो करना नहीं है, जो आपको प्राइवेट किसी कंपनी के बारे में बताना है। तो यहाँ होता है हिडन, ये चीज़ें होता है क्या ना कि अभ्यर्थी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम ही से पूछा गया है। हम ही से पूछा गया मतलब देखो, इथिक्स का एक सिंपल सा फंडा है। हालांकि हम आपको 1 जून से इथिक्स पढ़ाएंगे, उम्मीदें तो पूरी हैं। तो 1 जून से हम इथिक्स आपको पढ़ाएंगे, तो फिर आप समझ जाएंगे कि वास्तव में इथिक्स ही पूरी यूपीएससी है। जब हम आपको पढ़ाएंगे इथिक्स को, तो आप यकीन मानिए कि आप जब लवासना ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगी या इन फ्यूचर अपनी लाइफ में कभी इस स्थिति में फंसी होंगी कि आज फांसी लगा दें या फिर जहर खा लें या फिर घर छोड़कर चले जाएं या फिर एक काम करते हैं अपने परिवार को एक कोने में रख दें और यहाँ पे दूसरे इंसान के साथ अपने जीवन व्यतीत कर लें, तो ऐसी दुविधाओं में कैसे आपको निकलना है बाहर, वो सब हम आपको उसमें बता देंगे। और हमारी इथिक्स की क्लास करने के बाद आप यकीन मानिए कि कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन सुसाइड कभी नहीं कर सकते। हालांकि वैसे भी आप लोग कभी सुसाइड करेंगे नहीं, क्योंकि इतने बड़े पेंडेमिक में आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, तो आगे आप थोड़ा ना ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे आपको बताएंगे। तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट रोल ये हो जाता है कि इथिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें हर चीज़ अपने से ही बतानी होती है। क्वेश्चन कैसा भी पूछे, सिंपल सी क्वेश्चन अगर ये पूछे कि कौटिल्य के यथा राजा तथा प्रजा की प्रासंगिकता बताइए, तो भी अपने से ही बताना होता है, क्योंकि जो हम देख रहे होते हैं वही बताएंगे। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि सहानुभूति और समानुभूति में क्या डिफरेंस है, अपने तथ्य और तर्क को पुष्टि प्रदान करें। आपसे क्वेश्चन ये पूछे करुणा का क्या मतलब होता है, भावनात्मक लगाव का क्या मतलब होता है, नैतिक मूल्यों का क्या मतलब होता है, नैतिक आचार संहिता का, इन सब का एग्जाम्पल अपनी लाइफ से आपको देना होता है।
होता है क्या, जैसे आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, मैंने देखा है कई सारे बच्चों की जब मैंने कॉपियाँ चेक की तो हर एक बच्चे ने एक ही आंसर लिखा था। पर्यावरणीय नैतिकता पे मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था कई सारे देवी और सज्जनों का, तो उन्होंने क्या किया कि पर्यावरण नैतिकता पे क्या लिख दिया, पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है, और फिर उन्होंने नीचे लिखा उसमें, जबकि क्वेश्चन ये था कि पर्यावरणीय नैतिकता से आप क्या समझते हैं, पर्यावरणीय नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे, तर्क सहित अपने तथ्य की पुष्टि करें, यानी कि तर्क भी दें और जो तथ्य दें उसकी पुष्टि भी करें। तो उसमें कई सारे बच्चों ने क्या लिखा कि हम जब कलेक्टर बन जाएंगे या हम जब जिला मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वहाँ पे ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देंगे, हम वहाँ पे हरित भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करें देंगे, हम वहाँ पे पेड़ों को प्रमोट करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, हम स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देंगे, ना जाने क्या क्या लिख दिया। ये नहीं पूछा है आपसे क्वेश्चन। वो पर्यावरणीय नैतिकता का मतलब है कि अभी आप क्या कर रहे हैं एज ए एस्पायरेंट जो आप करेंगे वही तो आप फ्यूचर में जाके कुछ करेंगे। नहीं कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वही बात है कि सर्विस में जब आप नहीं है उसके पहले आप सर्विस कर पा रहे क्या, उसके पहले आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो लगन, वो निष्ठा है 18 घंटे 20 घंटे काम करने की, तभी तो आप एज ए IAS बन के कर पाएंगे। तो यही चीज़ उसने पूछा था। तो उसमें आपको क्या लिखना चाहिए था, उसमें आपको लिखना चाहिए था कि साहब जब हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार जाते वक्त जब हम वहाँ पे सब्जी वाले के ठेले से सब्जियाँ खरीदते हैं तो हम उससे पॉली बैग ना लेकर अपने कपड़े के झोले में सारी सब्जियाँ डालते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरणीय नैतिकता के प्रति एक सकारात्मक पहल है। ये बात अलग है कि ये पहल बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने में सुधार कर ले तो हम पर्यावरणीय नैतिकता को बाधित होने से बचा सकते हैं। अर्थात दूसरों से कहने की अपेक्षा हम खुद पे इम्प्लीमेंट करें, और शुरुआत छोटी ही सही लेकिन करें तो सही। इससे एग्जामिनर को जानती हो क्या लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि अरे वाह, आप मतलब सच में रियल में आप एनवायरमेंटलिस्ट हो, क्योंकि इतनी छोटी सी बात पे कोई ध्यान थोड़ा ना देगा। अब जैसे यही है कार्य संस्कृत को लेकर कि आप कार्य संस्कृत की बात आई यहाँ पे कि एक सिविल सेवक को क्या करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि कार्य संस्कृत का मतलब ये है कि जब भी मैं किसी से बातचीत करती हूँ या जब भी मैं किसी से कोई सजेशन लेती हूँ या कोई व्यक्ति जब मुझसे सजेशन लेता है तो मैं उसे पूरी तरह से परसुएट करती हूँ, उसे पूरी तरह से मोटिवेट बनाए रखती हूँ। अगर वो गलत भी है तो भी उसकी गलती को बताकर उसे मोटिवेट करती हूँ, ना कि उसे डिमोटिवेट करती हूँ। उसे जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे कोऑपरेट करती हूँ, सहयोग देती हूँ, उसे प्रेरणा देती हूँ, साथ ही उसमें ये बात बताती हूँ कि तू ये कर सकती है या तुम ये कर सकते हो। ये चीज़ें मैं बताती हूँ जिससे उस पर्सन के अंदर छिपी हुई असीम संभावनाएं आगे चलकर भारत निर्माण में सहयोगी हो पाती हैं। और ऐसा कई सारे अभ्यर्थियों में मैंने देखा है और उनको मैंने ऐसे परसुएट किया है जो आज देश के सर्वोच्च पदों पर विद्यमान हैं। ये होती है कार्य संस्कृत। कई बार मेरे घर में डिसीजन को लेकर दिक्कत आती है, कभी माता पिता के डिसीजन में उतनी तारतम्यता नहीं रहती, कई बार मेरे भाई बहनों के मध्य इतनी तारतम्यता नहीं रहती, तो मैं वहाँ पर बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर सबको इस बात के लिए परसुएट करती हूँ कि ये हमारी एक फैमिली है, हम सब एक ही ब्लड ग्रुप के लोग हैं, तो अतः हमें अपने हित के बारे में सबको सोचना चाहिए। और यहाँ पर ये सिंगल ना हो कि हम केवल अपना ही इंटरेस्ट देखें बल्कि पूरी फैमिली का इंटरेस्ट देखें। समझ गए? जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके घर में कोई डिसीजन लिया गया कि एक काम करते हैं कि आपको हम दिल्ली नहीं भेजेंगे और दूसरी बेटी को दिल्ली भेजेंगे, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं तर्क से कि आप अगर दिल्ली नहीं भेजना चाहते तो क्यों नहीं भेजना चाहते, आप रिस्क लेने से डरते हैं क्या? कुछ नहीं होगा, आप चिंतित ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरी मेहनत, पूरी डेडिकेशन, पूरी ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी करेंगे और IAS बन कर आएंगे। न केवल इस गांव का नाम रोशन करेंगे बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन करेंगे। ये होता है। और जब आपने ये बात बता दी, आपके पिता ने आपको परमिशन दे दी, तो मतलब क्या हुआ? उन्होंने आपका सहयोग कर दिया, आपको मोटिवेट करते रहे। और बेटी पढ़ाई अच्छी चल रही है, और बेटी पढ़ते रहना, पैसे की चिंता मत करना, घर की याद नहीं आनी चाहिए, हम सारा पैसा भेजते रहेंगे। ये वो कार्य संस्कृत कर रहे हैं। आप इनको बता सकती हैं यहाँ पे। जब आप फेल हुई फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, लास्ट अटैम्प्ट के एक अटैम्प्ट पहले तक, तब भी वो आपको कोऑपरेट करते रहे, आपको सहयोग देते रहे, आपको प्रेरणा देते रहे।
ये हुआ कार्य संस्कृत। सामूहिकता का मतलब आप सब हमारे ग्रुप से जुड़े हो, एक ग्रुप में अपने आप को अपना परिवार। अब हम क्यों कहते हैं कि ये आपकी अपनी एकेडमी है? क्योंकि सबकी एकेडमी है, मेरा थोड़ा ना, हम मालिक थोड़ा ना है इसके। तो आप सबकी जब एकेडमी होती है तो आप लोग कुछ भी इसमें आलतू फालतू नहीं डालते हो। आप सोचते हो नहीं इसमें कुछ भी बुरा नहीं डालना है, क्यों? क्योंकि आप हमारी अपनी एकेडमी है, ठीक है ना। तो यही चीज़ होता है कि सामूहिकता की भावना है। कोई दिक्कत होती है तो हम सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लासेस कम आती हैं तो हम सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, एक टीम भावना की तरह रहना चाहिए। और यही एग्जाम्पल तो आपसे पूछा है इसने, यानी कि आपने अपना दृष्टिकोण यहाँ पे नहीं दिया, आप यहाँ पे दे सकती हैं। अब जैसे मैं इस पूरे उत्तर को एक बार कंपाइल कर देता हूँ ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो सके। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कार्य संस्कृत का मतलब क्या होता है, और फिर आप बताएंगी किसी भी कार्य संस्कृत के लिए निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है ना, हम 10 के 10 पॉइंट लिख देते हैं। 10 के 10 पॉइंट हमें नहीं लिखना है, केवल 5 पॉइंट लिखिए, केवल 4 पॉइंट लिखिए, है ना। आप 4 पॉइंट या जब 5 पॉइंट आपने लिख दिया, बाकी 5 पॉइंट बच गए, उनको आप नीचे लिख दीजिए, किससे? अपने दृष्टिकोण के साथ मर्ज करते हुए। जैसे आप यहाँ पे सामूहिकता को ब्रेक कर सकती हैं, यहाँ ना लिखें, अपने वाले में लिख लें। सहयोग और प्रेरणा को अपने वाले में लिख लें, क्लियर। नवाचार को अपने वाले में लिख लें। विशेषाधिकारों के अधिकार को अपने वाले में लिख लें, बाकी को 5 में वहाँ पे लिख दें। जनहित को अपने में लिख लें। यानी कि पॉइंट कम रहने चाहिए, विश्लेषण अधिक होना चाहिए। और जब आप अपने वाले में बताएं तो आप ऐसे बता सकती हैं कि हमारा दृष्टिकोण कार्य संस्कृत को लेकर क्या है कि एक सिविल सेवक को न केवल अपने अधीनस्थों के, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, न केवल अपने अधीनस्थों की क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए, बल्कि उसे अपने अधीनस्थों के द्वारा लिए गए निर्णयों का हर संभव तरीके से सहयोग करना चाहिए। उसकी विफलताओं और उसकी सफलताओं में उसका सहभागी बनना चाहिए, जिससे सामूहिकता की भावना आ सके। ब्रैकेट में डाल दो एग्जाम्पल, इसरो, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम, लीडरशिप। इससे एग्जामिनर का दिमाग घूम जाएगा, अरे वाह कितना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया। या आप उनको छोड़िए, सतीश धवन साहब को या एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, अपने पास के किसी कलेक्टर साहब का एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे आपने देखा होगा हाल ही में चर्चा में कोविड-19 के फर्स्ट वेव में चर्चा में क्या रहा था, भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था कि उसमें किस तरीके से कोरोना के केसेस को ट्रैप किया गया। यानी कि वर्क कल्चर ही तो अच्छा था। जैसे कि आप देखेंगे आईएएस के रूप में पी नरहरि साहब को, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी टीम भावना से वो काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इनको कलेक्टर साहब, इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है, हाँ, पीलीभीत के जो कलेक्टर साहब हैं, उनको आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके से किसानों को स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, तमिलनाडु का या शायद तेलंगाना के कलेक्टर साहब थे, उन्होंने किस तरीके से अपने अधीनस्थों के साथ कोऑपरेट करके पूरी टीम भावना के साथ में हर चीज़ मैनेज की। कोई दिक्कत आती है तो खुद से केस को हैंडल करते हैं और खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ऐसा आप वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक दो कलेक्टर का अगर आप नाम लिख देंगी, देखो क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आईएएस का एग्ज़ाम है, तो अपने ही बिरादरी के लोगों को लिखो ना, इसमें किसी और को लिखने की क्या ज़रूरत है, साइंस टेक वालों को। तो हम अपने लोगों को लिख दिए और लिखते ही हम बता देंगे कि कैसे सहयोग व प्रेरणा के लिए प्रेरक ही हमारे लिए बने, ठीक है। आप उनका नाम लिखकर काफ़ी बेहतरीन उत्तर प्राप्त कर सकती हैं। जैसे आप लबासना ट्रेनिंग सेंटर को ही जिक्र कर सकती हैं कि वहाँ पे जब आप लबासना ट्रेनिंग सेंटर को एग्जाम्पल में दे देंगे, एग्जामिनर को लगेगा अच्छा ये बंदा पक्का सिलेक्टेड है और नंबर आपको दे देगा। समझ गए, ये एक होता है भावनात्मक उस पर अटैक करना। आपने लबासना ट्रेनिंग सेंटर का पूरा व्यू सामने रख दिया उसके, कि उसमें किस तरीके से ट्रेनिंग में टीम भावना के तहत काम किया जाता है, लोगों को ग्रुपिंग बनाकर रखा जाता है, लोगों को एक ही कमरे में 2 लोगों को रखा जाता है ताकि वो टीम भावना के साथ वर्क कर सकें। भारत दर्शन जब कराया जाता है तो सबको ग्रुप में रखा जाता है, चाहे ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, सबको एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। कैडर एक तरीके के हमें प्रेरणा प्रदान करता है। तो ये चीज़ें आप बता सकती हैं यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन आपका उत्तर हो जाएगा वर्क कल्चर में। क्लियर, उम्मीद है आप इस उत्तर को समझ गई होंगी और ये भी समझ गई होंगी कैसे हम इसमें डेप्थ में कई सारे डायमेंशन। देखो इथिक्स में क्या होता है, आपको लगता होगा मैं अपनी तरफ से मॉडल आंसर पूरा क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि इथिक्स हमारा टॉपिक नहीं है, मतलब मेरे द्वारा पढ़ाने का टॉपिक नहीं है। इथिक्स आपके अंदर से निकालने का टॉपिक है। हम आपको वो पॉइंट दे देंगे कि इन पॉइंट पे आप चेक करो कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं,
वो आपको अंदर से निकालना है। क्योंकि होता है क्या ना, बच्चे ये समझते हैं इथिक्स के पेपर में कि इथिक्स वाला टीचर ने जो हमें पॉइंट दे दिए वही लिख के आना है, इसीलिए तो नंबर नहीं आते। इथिक्स में हिंदी मीडियम के सबसे कम नंबर आने का रीज़न या इंग्लिश मीडियम के सबसे कम नंबर आने का रीज़न यही है कि वो टीचर्स के एग्जाम्पल देता है, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल नहीं देता। और टीचर्स के एग्जाम्पल यूपीएससी को मान्य नहीं है। वो कहती है कि मुझे टीचर आपका कितना एथिकल है, मुझे ये चीज़ नहीं सुननी है। आप वहाँ पे अगर ये एग्जांपल लिखाएंगी कि श्री आईएएस एकेडमी की कार्य संस्कृति अच्छी है, हालांकि अच्छी है बुरी है तो मुझे नहीं पता, कि श्री आईएएस एकेडमी की कार्य संस्कृति अच्छी है, तो आपको नंबर नहीं देगा। वो कहेगा हमें क्या मतलब श्री आईएएस एकेडमी से, आप बताइए आप आईएएस बनेंगे तो आपकी कार्य संस्कृति कैसी होगी, या अन्य लोगों की कार्य संस्कृति कैसी होगी, समझिए। तो इसीलिए हम आपको सेकंड जो पैरा होता है इथिक्स में उसको ब्लैंक कर देते हैं कि आप अपने मन से लिखिए, और उसको आप लिखने के लिए थोड़ा थिंक करिए, पॉइंट इन्हीं से निकालिए, आसपास की जो घटनाएं देखते हैं उन्हें वहाँ पे मर्ज करिए। क्लियर। बाकी हम पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद फिर तो हम इन क्वेश्चंस को और कराएंगे ना। अभी तो हम आपके लिए हुक कर रहे हैं माइंड में कि हाँ कभी ज़िंदगी में सुना था, कार्य संस्कृत मास्टर ने पढ़ाया था, लेकिन जब इथिक्स में हम आपको कार्य संस्कृत पूरा एक टॉपिक पढ़ाएंगे ब्रॉड लेवल पे, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लियर। यहाँ हम डेप्थ में एक बात और बता दें, इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि अभी हम आपको इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अगर अभी बता दिया तो आप टॉपिक की व्यापकता को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। उम्मीद है आप पूरे डिस्कशन को समझ गई होंगी। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।